जब केजरीवाल अपने मुंह पर खुद तमाचे लगवा सकता है स्टंट करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, तो संजय सिंह अपनी बीवी की वोट कटवाने के लिए किसी को कहकर फार्म नहीं भरवा सकता। ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इनका कोई, देखो, जिसने सिनेमा हॉल पर टिकट ब्लैक की हो, है ना, और ऐसा रोजी रोटी कमा के काम किया हो, उससे आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? केजरीवाल साहब की कुछ मजबूरी भी है। जो फोर्ड फाउंडेशन से मैगेसे से अवार्ड लिया हुआ है, वो यूनुस खान को भी बांग्लादेश में मैगेसे से उन्होंने दिया है। और बांग्लादेश की स्थिति क्या है, जो ये गुरुद्वारे, अमेरिका में गुरुद्वारे से 1.6 मिलियन डॉलर केजरीवाल पैसा लेकर आया है, खालिस्तान का मैं समर्थन करूंगा। मुझे तो लगता है कि मार्लेनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी फोर्ड फाउंडेशन का और खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है। पार्टी जहां से मुझे आदेश करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। आपने तो नड्डा जी की जान बचा ली उस दिन। वो लोग, नड्डा जी आपको नहीं बचा पाए। गरीब की सेवा, गरीब की मदद करने में बहुत मजा आता है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट हमें बिल्कुल ही नहीं मिलता है। 2 से 4% मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो भाजपा को वोट डालता है। विदुड़ी जी, ऐसा क्या हुआ, तुगलकाबाद में आपने एंट्री की, लेकिन अब पिछले 2-3 बार से देखें तो तुगलकाबाद तो हाथ से निकल गया। नहीं, तुगलकाबाद आपके जाने का नुकसान? नहीं, ना कभी हाथ से पहले निकला था, ना आज भी तुगलकाबाद बाहर से नहीं निकला है। राजनीति में क्या होता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जनरल पॉलिटिक्स आपने कही है। जनरल पॉलिटिक्स में जातियां ज्यादा है, हावी हो जाती हैं। कॉलेज की पॉलिटिक्स में जाति कम हावी होती है। बिल्कुल। मेरे फादर का पैशन था गरीब की सेवा करना। हमारे घर में झगड़े हुआ करते थे मेरे पिताजी की गरीब की सेवा के समर्पण को लेकर। अच्छा। किसी की बेटी की शादी है, चीनी उस जमाने में राशन में 2.5 रुपए किलो मिलती थी और ब्लैक में 7 रुपए किलो। लड्डू जलेबी बनेंगे गरीब मजदूर को। तो कोई गरीब आ जाता था कि तो वो कहते थे कोई बात नहीं मेरे पिताजी, आप लाला राधेश्याम के पास जाइए, राशन की दुकान थी रात, उनको जाओ, ये पर्ची ले जाओ और 50 किलो चीनी ले लो और 1.25 रुपए के 2.5 रुपए के हिसाब से आप पैसे दे दो, मैं बोल दूंगा राधेश्याम जी से। तो लोग ये समझते थे कि राधेश्याम जी के मित्र हैं, जबकि ऊपर के पैसे मेरे फादर पे किया करते थे। अच्छा। हाँ, उसको महसूस भी नहीं होने देते थे। बाद में जब वो बिल भेजते थे तो मेरे बड़े भाई नाराज होते थे, हमारे चीनी कहाँ गई, तुम्हारे नाम से क्यों चीनी, धर्मराज बनोगे, हमें कटोरा हाथ में दे दोगे, मेरे बड़े भाई ऐसे बोला करते थे। अच्छा। तो मेरे फादर उस पेमेंट को फिर हम ऐसे किया करते थे गरीब की बेटी की शादी में। तो ये एहसान में नहीं दिखाते थे, कि वो कहते थे नहीं मैं लाला राधेश्याम जी को बोल दूंगा, मुझे आज भी नाम याद है। गरीब को लगता था कि उतने ही पैसे में मिल रही है। हाँ। ऊपर के पैसे आपके पिताजी चुपचाप देते, फादर दिया करते थे। घर में कई बार ऐसा हमारे घर में बहुत झगड़े हुए तू और अक्सर ये करते रहते थे मेरे फादर जी। तो दुकानदार को कह देते थे, वो मेरा मित्र है दुकानदार, जाओ से ले लो तुम बर्तन, बदरपुर में जैसे बर्तनों की दुकान थी, हमारे यहाँ का कस्बा बाजार बदरपुरी था। तो इसीलिए मुझे भी गरीब की सेवा, गरीब की मदद करने में बहुत मजा आता है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरी मैक्सिमम जो एक शब्द यूज कर रहे हो, सेवा सेवा सेवा, वो कमजोर और गरीब के ही लिए। लेकिन वो सेवा दूसरी वाली है ना, ये सेवा दूसरी वाली है। वो गरीब के लिए, उसमें भी बड़ा मजा आता है आपको। नहीं, वो भी अभी भी बहुत, हम गरीब, मतलब दोनों तरह की सेवा आपकी अनवरत चल रही है। हाँ, गरीब के लिए हम किसी भी सीमा तक, ये पुराने मेरे फादर के दिए हुए संस्कार हैं हमारे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन तुगलकाबाद पर तो हार हो ही रही है ना। नहीं, वो जातीय समीकरण, जो जातीय गणित। देखो, मैं तुगलकाबाद जब चुनाव जीता हूं तो ट्रायंगुलर चुनाव हुआ करते थे जी। तो मैं 40%, 39-41%। विक्रम चुनाव लड़ा पिछली बार, 42% वोट मिला उसको, 1% ज्यादा मिला है केजरीवाल की वे में भी। अच्छा। और 15 में तो तूफान था। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का वोट कितना मानते हैं हम? 36-35%। हाँ, इतना ही रहता है। और वहां बीजेपी का वोट था नहीं, लेकिन उस चुनाव में भी विक्रम 38-39% वोट ले गया, 15 वाले में भी। ट्रायंगल नहीं हुआ ट्रायंगल की वजह से। और मेरे जो गांव है, मेरा गांव पहला चुनाव में लड़ा तो पूरा गांव मेरे खिलाफ, और मैं 3rd पोजीशन रही मेरी 1993 में, बीजेपी के सिंबल पर पहला चुनाव लड़ा। और 96 में केएल शर्मा जी चुनाव लड़े, साहिब सिंह जी मिनिस्टर बन गए। गांव के लोगों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व कराना, अपनी गाड़ी में लेकर जाना। 96 में कृष्णलाल शर्मा जी पहला लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो हम तुगलकाबाद विधानसभा 5600 वोटों से जीत गए। और तुगलकाबाद गांव का वो चुनाव 5600 वोटों से जीतने के बाद आज तक 25-24 चुनाव हो गए हैं। केजरीवाल की वेव में भी 10 के 10 पोलिंग बूथ, 15 में भी और 20 में भी हम जीते, वेव में भी बीजेपी जीती। ठीक है। लेकिन अगर इस बार ट्रायंगल नहीं हुआ तो नहीं, अब फिर जाएगी। अब क्या है कि कांग्रेस के लोग और केजरीवाल से, जो लोग कांग्रेस के खफा हो गए थे, वो केजरीवाल से परेशान हो गए। अब ये झूठा है, झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, तो वो वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ।
आज दिल्ली में ये केवल इसलिए नहीं, आज बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनेगी आने वाले टाइम में, और वो शिफ्ट हो गया चुनाव। लोकसभा के चुनाव में 56% जब मोदी जी के साथ 57% आ गया है। ये तो पिछली बार भी ऐसे हुआ था, वो 2014 2019 में भी शिफ्ट नहीं, हुआ नहीं, था, लेकिन विधानसभा में मामला कुछ अलग होता 19 है। में 56% हुआ, इस बारी 54% हुआ है। इस बारी वो संविधान बदलने को मिसगाइड जो कर दिया है लोगों को, गरीब लोगों को, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा तो 2-3% वोट तो गिर गए। तो रेवड़ी बांट रहे हैं तो और ज्यादा परसेंटेज नहीं, अब समझ गए ना लोग, अब समझ, लोगों को वाईफाई नहीं मिला, लोगों को लग गया पता। मैं बंगला नहीं लूंगा, लोगों को पता लग गया, सबसे महंगा बंगला लिया है। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लोगों को पता लग गया। मेरे 2 बच्चों की कसम कांग्रेस से नहीं जाऊं, कांग्रेस से चला गया। तो देखो, लोग आज सोशल मीडिया सब समझते हैं, सब जानते हैं कि वो झूठ बोलता है और ये रेवड़ी बांट रहा है। तो अब स्थिति बदल गई है, और स्थिति बदलने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट 33-34% दिल्ली में हुआ करता था जब कांग्रेस के साथ हम लड़ते थे और हम चुनाव हार जाते थे। तो हम लड़ाई लड़ते थे 38-39% आ जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। अब भाजपा 42% पे आ गई पिछले चुनाव में, कॉर्पोरेशन में भी हम 42% पे आ गए। केजरीवाल का वोट परसेंट गिरा है। तो जो कांग्रेस का वोटर था और जो गरीब तबके का वोटर था, जो मोदी जी की योजनाएं हैं और आने वाले टाइम में मोदी पर ट्रस्ट है, वो लौट के बीजेपी के साथ आ रहा है। जो बीजेपी का नहीं था वो बीजेपी के साथ आ रहा है, आम आदमी पार्टी में जाने की वजह। इसलिए इस बार हम तुगलकाबाद भी जीतेंगे और बाकी सीटें भी जीतेंगे। आप ये देखो ना, कुल पलादपुर, तुगलकाबाद 4 वार्ड लगातार मैं एमएलए रहा हूं तो चारों बार कॉर्पोरेटर मेरा जीता है बीजेपी का। और जैसे मोदी जी, अमित शाह जी डिसीजन लेते हैं विनर और काम करने वाला, कि कैडर का ही कार्यकर्ता होगा वो और काम करेगा। एक कार्यकर्ता पिछली बार बीएसपी से लड़ा, हमने बीजेपी से टिकट दे दी उसको, वो जीत गया कॉर्पोरेटर। उससे पहले हमने 2007 में टिकट दी, कांग्रेसी परिवार था, आज वो लौट के बीजेपी में आ गया। लेकिन कांग्रेसी फैमिली थी। मुझको लगा कि मैं एमएलए हूं, मैं अपने घर में टिकट दूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। गांव में कैडर वगैरह नहीं चलता, गांव में तो संबंधी चलते हैं, मैसेज गलत जाएगा परिवारवाद का। तो मैंने कहा नहीं, दूसरे फैमिली में टिकट देना है। तो मैंने पूछा, बताओ भाई किसको टिकट देना है गांव में, हम उसको टिकट देंगे। हमने उसको कांग्रेस परिवार को टिकट दिया और वो 2500 वोटों से जीत गई, बीजेपी के कॉर्पोरेटर बनी 2007 में। तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से, लोगों का प्यार लगा लो, कुछ भी लगा लो। यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में माफिया चलता था, बिहार में माफिया चलता था, यहाँ दिल्ली में ऐसा नहीं है ना। बूथ कैप्चर हो सकता है, कुछ हो सकता है। प्यार से किसी का मन जीत सकते हो, लोगों का विश्वास जीत सकते हो काम करके। वो काम करके वहां पर जीता गया है और 4-4 बार कॉर्पोरेटर लगातार जीत जाए। अब कभी कभी संगठन में कुछ गलत निर्णय हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं की सिफारिश पर, इधर उधर के दबाव में, गलत निर्णयों के कारण पार्टी लूज कर जाती है, लेकिन वहां लूज करने वाली स्थिति नहीं है बीजेपी की। तो जो गलत अभी जो डिसीजन हुआ 2024 में लोकसभा में, वो गलत था या सही? नहीं नहीं, वो तो संगठन ने जो निर्णय किया सही हुआ। कुछ और सोचा होगा पार्टी के बेटरमेंट के लिए, पार्टी ने सोचा होगा जब ये निर्णय किया। मैं सीधे शब्दों में पूछ लेती हूँ ना रमेश जी, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस थी 7 के 7 एमपी जो थे, और खास तौर पर आपकी बात की जाए, प्रवेश जी की बात की जाए, जब पता चला आपको कि आप नहीं लड़ रहे हैं चुनाव इस बार लोकसभा का, पहला रिएक्शन मन में क्या था? मैंने रामवीर जी को फोन मिलाया और मैंने टेलीफोन करके कहा, कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो, और हमने अपनी पार्टी को जिताना है, और मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, और मेरे बारे में आपसे कोई बात करे तो सीधा मुझे बात करना है फोन करके, किसी तीसरे से बात नहीं करनी है कि विदुर जी आपके बारे में सुनने में आ रहा है। तो सुना, नहीं मैं आपको फोन मिलाने वाला था, मैं घर आऊं, कब आऊं? मैंने कहा वेलकम, मैं घर पे रहता हूं सुबह 11 बजे तक, मैं 11 बजे तक घर पे मिलता हूं सब लोगों से, आम नागरिकों से, पूरे 10 साल। मैं सरकारी अकोमोडेशन कभी नहीं, मैं रात को सोया ना मेरा परिवार, मैं अपने घर के ही कोठी पर, घर पे ही रहा सोया तुगलकाबाद गांव 10 एमपी रहते हुए भी, एमपी रहते हुए सरकारी आवास में मेरा परिवार का एक व्यक्ति भी एक रात नहीं सोया, ना मेरे बच्चे ना कोई भी। तो रामवीर जी तो वो आए, बोला, लेकिन परिवार आप तो चलिए सीजन हो गए, स्वाभाविक है, तो परिवार नहीं सीजेंट नहीं, मेरी फैमिली ने भी कोई रिएक्शन कहीं, कोई मीडिया में गाली देना, रोना पीटना, लोग रोते हैं, ये करते हैं, अन्याय हो गया, ये मेरी फैमिली में भी किसी ने नहीं बोला। नहीं, मीडिया में नहीं, आपस में तो बात हुई होगी, बुरा लगा? नहीं, कहा कि पार्टी का निर्णय, अब जो जिसको चीज सूट नहीं करती है तो उसको दूसरे का, मैंने अपन पहले कहा ना कि जिसको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी मुझे बुरा बताएगा, तो उनको नहीं लगा तो गुस्सा तो परिवार में होता ही है एक बार, कोई नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ, हम तो ईमानदारी से काम करते हैं, हमने तो कभी कोई बेनिफिट भी नहीं लिया 10 साल में सरकार से, सरकार की मशीनरी से, जनता से, आम नागरिक से। कोई कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लोकसभा को कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि रमेश बिधूड़ी के सांसद रहते हुए हमारे साथ ऐसी बातें हुई। तो एक कॉन्स्पिरेसियां चलती रहती हैं, ऊपर तक चीजें पहुंचती रहती हैं, नीचे लोग लगे रहते हैं। और 25 साल से आप देखो ना, 25 साल से जिसको मैंने कहा पार्टी ने टिकट दी कॉर्पोरेशन की, जिसको मैंने कहा वो जिलाध्यक्ष बना, वो मंडलाध्यक्ष बना,
तो 20 साल तक भी तो पार्टी ने मेरा आग्रह मेरा मानिए, तो मेरा भी तो दायित्व बनता था। मैंने अपने परिवार को कहा कि बताइए 25 साल तक लगातार एक मुश्त इस क्षेत्र में जो विदुड़ी कहेगा वो हुआ है, और नेता का नाम बताओ। मैंने अपने भाई भतीजे परिवार रिश्ते सबको बताया, सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। पार्टी से आपने पूछा नहीं कि आखिर कहाँ गलती हुई, कहाँ कमी हुई? नहीं, ये पूछा तो होगा, किसी से बातचीत तो हुई होगी। नहीं, बस उन्होंने कहा पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने इस बार निर्णय किया कि आपको संगठन में काम करना है, इस बार आपको चुनाव से अलग रख रहे हैं हम। उम्मीद थी आपको इस निर्णय की? बात की हमसे पहले, टिकट नहीं देने से पहले हमसे बात हुई है, हमको कहा है कि आपको इस बार पार्टी के हाँ वही पूछ रहा हूं, लेकिन उम्मीद थी कि आपको जब आपसे बात नहीं, की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अगर फोन आएगा और वो कहेंगे कि अब मिलो या बात को, मैंने फोन पे बात कर लेते हैं। किसका फोन आया था? तो इसलिए तो किसका फोन आया था? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से फोन आया था। नहीं, अमित तो भाई मैंने का कहा या कोई बात बीएल संतोष जी का या नहीं, नड्डा जी देखो का? हमारे यहाँ संगठन काम करता है, संगठन अलग चीज है। पार्टी का अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी और बीएल संतोष जी, संगठन का काम उनके दायित्व पे है। आपने तो नड्डा जी की जान बचा ली उस दिन। वो लोग, नड्डा जी आपको नहीं बचा पाए क्योंकि आज तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो नहीं, देखो हमारे यहाँ क्या है, व्यक्ति पार्टी सेकंड है, कंट्री फर्स्ट है। नहीं वो ठीक है, लेकिन नड्डा जी को आपने ये बात याद दिलानी थी ना, ये मौका था वो बात याद दिलाने का। तो सेल्फ लास्ट है, तो इसीलिए वो तो नड्डा जी ने मुझे कहा, मैंने नड्डा जी को याद दिलाऊं, मुझे तो मालूम है। लेकिन अब वो समय था ना याद दिलाने का कि आपने मुझे याद दिलाया था, अब मैं आपको याद दिलाया। तो नहीं, अब अध्यक्ष जी ने कहा कि पार्टी अब आपको और काम देगी, इसलिए चुनावी राजनीति उससे आपको लोकसभा की चुनावी उससे आपको इस बार रखा, ठीक है कोई बात। कहीं जी आपको लगता है कि जो संसद में आपका बवाल हुआ दानिश अली को लेकर, जिस तरीके से आपने जो बोला अमर्यादित टिप्पणी, अगर मैं उसको सही शब्दों में रखूं, वहां से ये डाउनफॉल शुरू हुआ, ये जो टिकट नहीं मिली, क्योंकि लोगों ने तो कहा कि जिस तरीके का बिहेवियर था तो पार्टी ने अब पनिशमेंट दी है, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो पार्टी बता सकती है, मुझे तो पार्टी ने ऐसा मैं खुद उस वक्त प्रेस दीर्घा में मौजूद था जब ये पूरा वाक्य घटा, हम तो बाहर मिले भी थे, क्या कैसे आपको गेट नंबर 4 पर मिले भी थे हम लोग। उसके बारे में पार्टी ही बता सकती है कि पार्टी का क्या आधार रहा होगा। तो प्रवेश ने तो टिप्पणी नहीं की, मीनाक्षी ने तो ऐसी टिप्पणी नहीं की, गौतम गंभीर ने तो टिप्पणी नहीं की, तो उनको क्यों टिकट दिया? पर उस इंसिडेंट से थोड़ा सा वापस आते हैं, क्या हुआ था, मतलब क्यों आप साफ बोलने वाले व्यक्ति हैं, आप बेबाक बोलने वाले व्यक्ति। मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, अनपार्लियामेंट्री कोई भी वो शब्द नहीं था जो मैंने बोला था, कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं था। आप पार्लियामेंट्री जो डिक्शनरी है अनपार्लियामेंट्री उसमें ढूंढ लीजिए, जो शब्द मैंने बोला उसमें एक भी अनपार्लियामेंट्री कहा हो तो एक शब्द तो था शायद, कोई नहीं था, नाम कोई भी बताओ। तो स्पीकर साहब ने फिर गलत तरीके से बोला, फिर स्पीकर साहब ने कहा कि चेतावनी भी दी आपको कि आगे से इस तरह की कार्रवाई ना हो। नहीं, मुझे कोई चेतावनी कहीं से कोई नहीं मिली, ये सब प्रेस मीडिया ये वो नोटिस फोटिस कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। बाद में कमेटी ने मुझे जरूर बुलाया, कमेटी ने बुलाया, कमेटी ने मेरा पक्ष पूछा और वही कमेटी ने भी अगले दिन उसको वाइंड अप कर दिया एकदम, ठीक है। कमेटी में सभी पार्टी के लोग थे, लेकिन आपके पीछे हर्षवर्धन जी हंस रहे थे ऐसा कि आप भी निपटे और वो भी निपट गए उस पूरे मामले में। ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि उनको हंसी भारी पड़ गई, बड़ा ट्रेंड हुआ था वो। नहीं, अपना स्वभाव है, हर किसी का अपना अपना स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार होता होगा। अब दूसरे के मन की बात तो कोई मैं कैसे बता सकता हूँ। पर उस इंसिडेंट के बाद आपने थोड़ा सोचा कि संभल कर अब थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को कि अब जो बोलना है बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं आज आप? जैसे आज आप सोच समझ के बोल रहे हैं। नहीं, मैं पहले भी सोच समझ के बोलता हूँ। अगर मैं 12 साल विधानसभा में रहा हूँ, 12 साल विधानसभा में रहा हूँ, मैं 10 साल पार्लियामेंट में रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट पे सब विषय पे मैंने बोला है। तो आप बताइए ना, एक अगर उसको आप अमर्यादित टिप्पणी कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, वो हर चीज एक बार अकबर बादशाह के सामने बीरबल को लोग फंसाना चाहते थे, तो बीरबल को खिलाफ ये लोग बहुत बीरबल को बड़े लाइक करते हैं, बड़ा ट्रस्ट करते हैं, बड़ा ये करते हैं। तो अकबर ने कहा कि अकबर के लोगों ने कहा कि इससे पूछो बीरबल से, तुम इस पर ये मंत्री तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार दुनिया में कौन सा है? तो उसने कहा सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? जो कि बीरबल से पूछो, बीरबल हम समझ लें कि बीरबल बहुत ज्ञानी है। तो बीरबल अकबर ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, कौन सा होता है? तो बीरबल ने तब जवाब दिया था राजा अकबर को कि जो वक्त पर काम आ जाए वो सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया में कोई हथियार बड़ा नहीं है, जो समय पर काम आ जाए। तो किस समय पर किस चीज का क्या जवाब देना है, उस
सामने से क्या है क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर देना है, वो बिल्कुल सोच समझकर मैंने जवाब दिया था कि सामने से क्या क्वेश्चन था और मुझे उसका क्या जवाब देना था, वो मैंने जवाब दिया। लेकिन ये संयोग नहीं है। वो सदन में बैठने वाले मेंबर जानते हैं और मैं जानता हूं और दानी जी जानते हैं। नहीं, ये संयोग नहीं है कि आपकी भी टिकट कटी, हर्षवर्धन जी भी गए, और जिसके लिए बोला दानिश, वो भी सदन में इस बार मौजूद नहीं है। रविशंकर जी भी तो हंसे, उनकी तो नहीं कटी। यानी रविशंकर जी भी हंसे नहीं, वो उनकी तो नहीं कटी। अगर यही, लेकिन मंत्री पद तो उनका भी चला गया। नहीं, वो तो पहले ही चला गया, लेकिन उनको उम्मीद थी कि इस बार मिलेगा, लेकिन मंत्री हुआ पद तो नहीं। पहले ही उनको संगठन का काम दिया, प्रवक्ता है पार्टी के, बड़े वकील हैं, सीनियर लीडर हैं पार्टी के, तो पार्टी को डिफेंड करने के लिए भी लोग चाहिए ना। सभी लोग राजा की गद्दी पर बैठेंगे तो दरबान और मंत्री और रक्षा ये कौन करेगा जी? तो संगठन का काम रविशंकर जी कर रहे हैं। कभी दानिश से बात हुई आपकी इस पूरे इंसिडेंट के बाद? और कभी बात नहीं की? कभी मुलाकात ही नहीं उसके बाद कभी। इसी बीच एक वो भी मामला आया था जहां पर महिला सांसदों ने भी आपके खिलाफ बोला, 5 महिला सांसदों ने, 4 थी शायद, 4 या 5 महिला सांसदों ने बोला वो जो महिलाओं के लिए कॉलेज में लड़ने वाला, उसके खिलाफ भी शिकायत वो भी महिला बताएगी वो उन्होंने क्या बोला और मैंने क्या जवाब दिया। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि जीवन के अंदर बोझ लेकर क्यों जियो आप। मैंने कहा ना, मेरे फादर ने कहा, मेरे पिताजी ने, हमारा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे फादर मेरे गुरु थे, मेरी माँ मेरी गुरु थी। वो जो संस्कार हमें देते थे, पुण्य की जड़ हरी होती है बेटा, धर्म की जड़ हरी होती है बेटा, मेरी माँ बोला करती थी, जबकि वो इलिटरेट थी, अनपढ़ थी मेरी माँ। और मेरे फादर ऐसी कि जीवन में, जिंदगी में पहले दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए कि पहले दिन में तुम बैंक में नौकरी मांगने जा रहे हो तो इंटरव्यू के वक्त तुम्हारी कैसी स्थिति है, उसको हमेशा याद रखना। आप जिंदगी के अंदर कभी बैंक में लोन लेने जा रहे हो तो पहले दिन आप कैसा बिहेव कर रहे हो, लोन लेकर आप बड़े उद्योगपति बन जाओ उस पैसे से, तो उस दिन तुम कैसे थे। तो जीवन में पहले दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए, वो मैं याद रखता हूं, मेरे फादर ने कहा था। इसलिए सब उन चीजों, इसलिए मैंने सरकारी कोठी नहीं ली कि वो तो एक टाइम के लिए है, 10 साल 15 साल 20 साल, पहला दिन कौन सा है। इन लोगों ने हमें, क्षेत्र के लोगों ने, गांव के लोगों ने नेता बनाया, मुझे इनकी सेवा करनी, इनके बीच में ही रहना है। इसलिए मेरे फादर की स्टेटमेंट और उसके अनुसार मैं अपने गांव में ही रहा, मैं पहले दिन को नहीं भूला मैं। लेकिन अब आप जिस सीट से तैयारी कर रहे हैं काल का, वहां पर तो मुख्यमंत्री भी हैं, लगता है कि मामला कहीं टफ है, कहीं बलि का बकरा तो नहीं बना देगी पार्टी कि लोकसभा तो गई और विधानसभा के नाम पर आपको सामने कर दें? मैंने फिर कहा, पार्टी ने कभी किसी को कहां से लड़ना है अभी कैसे कोई निर्णय नहीं हुआ पार्टी का। पार्टी का जब निर्णय होगा, जब लिस्ट आएगी, ये कोई भी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई भी कार्यकर्ता कर रहा है, वो स्वेच्छा से काम कर रहे हैं वहां पर। नहीं मतलब अगर हम चलो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही ले लेते हैं, अगर पार्टी कहती है आपको कि आपको कालका जी से अभी जो मुख्यमंत्री है आतिशी, उनके खिलाफ लड़ना है, आप लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस में तो हमने सुना है अलकानामा ने तो लड़ने से भी वहां से इनकार कर दिया है। मैं बिल्कुल लड़ूंगा। लेकिन चर्चाएं तो ये चल रही है कि आप तुगलकाबाद से तैयारी करना चाह रहे हैं, कालका से आप भी बचना चाह रहे हैं। नहीं, पार्टी जहां से मुझे आदेश करेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि आप बहुत इच्छुक नहीं है आतिशी के सामने लड़ने को। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने तो पिछली बार भी बोला था, लोग ये समझने लगते हैं शायद कि अपने आप को बड़ा नेता बनने की मानसिकता से जब सांसद थे तो कहा कि सांसद पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, तो मैंने सबसे पहले कहा था उस टाइम मीटिंग, क्योंकि मैं छोटा हूं, गांव का हूं, और छोटा, मैं बड़ा नेता नहीं हूं, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, इसलिए मीडिया कम दिखाता होगा। मैंने तब भी कहा था कि मैं विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हूं। पिछले चुनाव में सांसद बनने के बाद मैं विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हूं, पार्टी जहां से चाहे मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, सांसद रहते हुए। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, 2020 में भी पार्टी को भी मैंने कहा था, पार्टी की मीटिंग में मैंने कहा था। तो अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर बात करें रमेश जी, तो बीजेपी की तरफ से तो खैर अभी ना कुछ एक्शन प्लान दिख रहा है ना कुछ, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से कई घोषणाएं हो चुकी। आपका रिएक्शन एक एक करके मिलता है। महिला सम्मान योजना की बात हो रही है, 2100 रुपए के रजिस्ट्रेशन करवा रही है अभी इनके काउंसलर्स, इनके विधायक। बीजेपी के पास कोई कार्ड है 2100 का? वो महिलाएं भी जान रही हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, कर लेते हैं, गरीब लोग हैं महिलाएं, उनको मालूम है कि वो भी कहती हैं कि ये झूठा मिलेगा तो नहीं, पंजाब में नहीं दिया है, उनका भी रिएक्शन यही है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां राज्यों में है वहां ये महिला सम्मान निधि 2007 में सबसे पहले लाडली योजना के नाम से शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में प्रारंभ की थी 2007 में। आज 1500 से बढ़ाकर महाराष्ट्र में 2100 हम दे रहे हैं,
हरियाणा में बीजेपी दे रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी दे रही है, तो जहां जहां राजस्थान में बीजेपी दे रही है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है 1000, 1500, जैसे किसान सम्मान निधि के रूप में, तो केजरीवाल को लगा होगा, केजरीवाल जी को, कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी घोषणा दिल्ली में भी करेगी तो मैं उससे पहले कर दूं। तो केजरीवाल क्या है कि लोगों को लुभाने के लिए केवल घोषणाएं करते हैं, उनका मद क्या होगा, बजट क्या होगा, वरना केजरीवाल साहब आज आतिशी मुख्यमंत्री हैं, सरकार उनकी है। देखिए, आप पहले भी उनको ऐसे ही कहते decision थे लेते कि करने बिजली पानी फ्री कहां से लाएंगे, देख ही लिया कहां से लाए। अब ऐसे ही आप 2100 रुपए के लिए कह रहे हो, बजट कहां है? कहां से लाए? पानी नहीं है लोगों को, 950 MGD मिल रहा है उनको उस नंबर पर? नहीं, आई एम सॉरी, 2 बार चुनाव जीते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको जी, तंदर जी, उनको अगर वोट मिला है तो वो उसने ये कहा कि मुझे मोदी साहब ने काम नहीं करने दिया, मुझे एक मौका और दे दो। लोगों ने उसको मौका दिया, फिर 5 साल में आज भी 950 MGD पानी है, 1350 MGD पानी चाहिए, नहीं किया। अब मोदी जी तो अब फिर 5 साल रहेंगे, अमित शाह जी भी 5 साल रहेंगे, सरकार भी 5 साल रही। अब क्या, अब क्यों नहीं कह रहा काम के आधार पर वोट दो? अब 2100 पर वोट मांग रहा है, अब ग्रंथियों को और पुजारियों को 1800 रुपए वेतन देकर वोट मांग रहा है। आप कितने देंगे? है जी, आप कितने देंगे? चलिए, वो तो गारंटी जो भी होगी झूठी सच्ची बात की बात है, आप कितना देंगे? हम चुनाव से पहले कभी भी, उत्तर प्रदेश का मैं सहप्रभारी था 17 में, हमने अमित शाह जी को का निवेदन किया, हमारी चुनाव समिति थी गौर गुप्ता उत्तर प्रदेश का, माथुर साहब के नेतृत्व में, कि कुछ ना कुछ किसानों का ऋण माफ करना चाहिए। अमित जी ने साफ मना कर दिया। मोदी जी ने कहा है कि हम किसी को लालच लोभ देकर वोट नहीं जीतना चाहेंगे। सर, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? सरकार बनने के बाद जहां मैं था, मैं वहां की बताऊंगा ना, मध्य प्रदेश में मैं था नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं तो फिर मैं जहां हमारी सरकार, दिल्ली से जोड़ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं, जब हमारी सरकार बनेगी बजट क्या होगा। और योगी जी की सरकार बनने के बाद 2017 में पहले ही बजट में 1 लाख रुपए किसानों का ऋण माफ कर दिया था, सरकार बनने के बाद ये मोदी जी ने किया था। लेकिन आप इसका मतलब ये है कि दिल्ली में कोई घोषणा नहीं करने जा रहे? नहीं, आपका मतलब यही है ना? मैं मना नहीं कर रहा हूं, जो हम नेशनल आप मना भी नहीं कर रहे और हाँ भी नहीं मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। जहां हम नेशनल पार्टी हैं, एक योजना हमें एक राज्य में लागू करनी है तो पूरे देश में करनी पड़ेगी। हम केजरीवाल नहीं है कि एक राज्य में वोट लेने के लिए कुछ भी घोषणा कर दें। हाँ, तो ये तो और भी आप कई राज्यों में लाडली बहन योजना कर चुके हो ना, तो जब अगर जब तो स्वाभाविक है हम कितनी, हाँ, तो दिल्ली में कितना देंगे? ये पार्टी के सिस्टम को, बजट को देखते हुए नेतृत्व तय करेगा, कि मैं तो इंचार्ज हूं नहीं पार्टी का, और जो इंचार्ज हैं, जो उस पर बैठे हैं, वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि दिल्ली के 80,000 करोड़ बजट में से कितनी महिलाओं को किस रेशो में कितनी सम्मान निधि मिलनी चाहिए। रमेश जी, बीच में मैं रोक रहा हूं, 1 मिनट में रोक रहा हूं। चलिए, पार्टी तो कब करेगी? प्रवेश वर्मा तो कर चुके हैं, उन्होंने तो देना भी शुरू कर दिया। क्या रमेश भदौड़ी भी ऐसा करने वाले हैं? नहीं, देखो ऐसा है, प्रवेश वर्मा को वो खुद नहीं कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा जी के पिताजी ने एक संस्था बनाई थी, वो भी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे और गरीबों के लिए, आपको मालूम है उनकी गाड़ी में वो तसला और फावड़ा साथ लेकर चलते थे पीछे। हाँ, सुना था मैंने कि कहीं को कुत्ता, पक्षी, पशु मिल जाए तो वो चीथड़े न उड़े, उसको उठाते थे, पटरी में जमीन में दबाने का काम करते थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले भी साहिब सिंह वर्मा जी। तो साहिब सिंह वर्मा जी के फादर ने एक संस्था बनाई जो गरीब नीडी लोगों की मदद करने के लिए काम कर रही है 25 साल से। उसी में ही अगर कोई नीडी लोग, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि लोगों को, किसी को घर में कोई जरूरत होगी, राशन नहीं होगा, बच्चे की बीमारी में होगा कोई, अगर उससे उनसे पैसा लेने आ गए तो उस संस्था के नाम से अगर उन्होंने पैसा दे दिया, जो 25 साल से कर रहे हैं, चुनाव तो अब लड़ रहे हैं विधानसभा के, तो पहले किसी ने देखा नहीं। अब क्योंकि केजरीवाल के पास कोई वो नहीं है, उनकी काट नहीं है उसकी बात का, तो प्रवेश वर्मा को नए काम नहीं कर रहे, उनके पिताजी के संस्था के द्वारा कर रहे हैं। आपके पिताजी ने भी जमीनें दान की, तो क्या रमेश भदौड़ी भी अब ऐसा कुछ करने वाले हैं? ऑलरेडी विवेक विदुड़ी फाउंडेशन काम कर रही है। ईएसआई अस्पताल पर कोरोना से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गए थे, मिड डे मील, जो वहां अटेंडेंट आते हैं मरीजों के, सरकारी अस्पताल में, गरीब हो, ये साहब 400 बेड का अस्पताल है, उनको भोजन नहीं मिलता, वो झुकी झोपड़ी में रहते हैं, वो लंच खाने जान, आज भी रोजाना 3 साल से दोपहर को विवेक विदुड़ी फाउंडेशन से वो भोजन दिया जाता है, दोपहर को 1 बजे रोजाना 250-300 परिवारों को। पिछले, जब से मैं एमपी बना हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई सामाजिक संस्थाएं हमें होनी चाहिए समाज के क्षेत्र में। मेरे पार्लियामेंट में 8 मोबाइल वैन चेकअप
करती हैं, और विवेक विदुड़ी फाउंडेशन से आज भी 2, बाकी सांसद फंड से थी, सांसद नहीं रहा हूं, 2 वैन आज भी 2 घंटे हर गरीब बस्तियों में जाती है और वो सेवा दे रही है, वो दे रही है। तो ऐसी कोई योजना है कैश देने वाली? हाँ, कैश देने वाली, जो स्कॉलरशिप बच्चे 10वीं क्लास में अच्छे बच्चे नंबर लेके आते हैं, गरीबों के बच्चे, विधवा के बच्चे, 5,000 रुपए और 11,000 रुपए पिछले 3 साल से हम दे रहे हैं विवेक विदुड़ी फाउंडेशन से। ऐसी मैं आपको फिल्म दूंगा, फोटो दूंगा। ठीक है। तीसरा, मैंने जो मेरी एमएलए की सैलरी थी वो आज तक मेरे घर में कभी उपयोग नहीं की। गरीबों की बच्ची की शादियों में, गरीबों की सेवा में मेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी मैंने अपने घर में कभी यूज नहीं की, उसको हम सेवा में यूज करता हूं मैं। एमएलए की सैलरी मैंने कभी अपने घर में यूज। फिर तो शीश महल ही नहीं बन पाएगा आपका, अगर ऐसे लुटाते रहे तो। घर वाले कहते नहीं है। इसीलिए ना मेरे घर वालों को शीश महल चाहिए ना हमें शीश महल। हम एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। हम भारत को, जिस स्थिति में था भारत हजारों वर्ष पहले, और सनातन संस्कृति जिस स्थिति में थी, उस स्थिति में एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं। ठीक है। और रमेश जी, मैं पूछती हूँ आपसे सवाल है, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इमामों की सैलरी का अनाउंसमेंट किया था, तब आप लोगों ने कहा था कि तुष्टीकरण हो रहा है, एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। अब नहले पे जाना मार के उन्होंने तो पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी 18,000 रुपए अनाउंस कर दिया है पोस्ट इलेक्शन। अब तो तुष्टीकरण नहीं हो रहा है? नहीं, तुष्टीकरण हो रहा था ना, 10 साल हुआ ना, 10 साल हुआ ना। अब वो चुनाव हार रहे हैं, उनको पता है वो काम के बदले पे वोट नहीं मान सकते। तो आज वो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल घोषणा करने वाले होते कौन है? नंबर 1, अगर केजरीवाल जी घोषणा कर भी रहे हैं पार्टी के चीफ होने के नाते कर रहे हैं, पार्टी के नाते कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री हैं, अभी देने चाहिए 18,000 उनको, इसी नए साल में देने चाहिए थे पुजारियों को। चुनाव के बाद करने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन सी उनके बरसात घर में हो जाएगी कि चुनाव के, आज भी तो मुख्यमंत्री वही हैं, रेजोल्यूशन लेके आए, कैबिनेट बुलाए, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करें, हम इतने पुजारी हैं, इनको हम 25-2500 रुपए इनके खाते में डाल रहे हैं। डालें 10 जनवरी से पहले क्यों नहीं डाल रहे? डालें फरवरी के महीने का भी क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि वोट लेने के लिए पंजाब में जब 2.5 साल से 1,000 नहीं दिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि ये 2,500 और 2,100 रुपए भी मिलेंगे जो पुजारियों को, और उनको मिलेंगे 18,000 रुपये, पुजारियों को 2,100 रुपए, बहनों को भी मिलेंगे। इमाम भी कह रहे हैं कि उनको 17 महीने से सैलरी नहीं दी है। जिन इमामों के लिए कहा गया है उनका भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है, वो भी कह रहे हैं कि 17 महीनों से उन तक वो, जिसको आप लोग ऑनरियम कहते हैं या सम्मान निधि कहते हैं, वो पहुंचा नहीं है। बहरहाल, ये भी कह रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके जो संयोजक है वो ये कह रहे हैं कि संजीवनी स्कीम लाएंगे। आयुष्मान तो 75 के बाद देती है लाभ, हम संजीवनी लाएंगे, 60 साल से ऊपर जो भी है, जिस वर्ग के भी है, कहीं भी प्राइवेट में, सरकारी में, जहां भी आप इलाज कराएंगे फ्री होगा। इसका तो तोड़ बीजेपी के पास है नहीं। आयुष्मान एक तो 70 के बाद नहीं है। आयुष्मान योजना परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी हो, हर सदस्य के लिए 5 लाख रुपए तक की उसकी सरकारी सुविधा दी जाती है। और इस बीपीएल वालों के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो 60 साल से ऊपर हो जाएंगे, चाहे वो बीपीएल हो या किसी भी और कैटेगरी का हो, वो मैंने वो सबके लिए। उनके पास कोई 10 साल मैंने क्या काम किया, केजरीवाल के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। आयुष्मान भारत बीपीएल को भी 10 साल में केजरीवाल ने कहा था मेरे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत बढ़िया है, मैं दिल्ली के लोगों को फ्री फैसिलिटीज हेल्थ की दे रहा हूं। तो अब क्या जरूरत पड़ गई उसको ये कहने की कि मैं 60 साल से ऊपर, वो तो दे रहे हैं। 10 साल उन्होंने आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू नहीं किया, केंद्र सरकार कहती रही बार बार, हम डेमोन्स्ट्रेशन मांग करती रही, बीजेपी नहीं दिया। तो आज 60 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर केजरीवाल का कहां चला गया कि अब 60 साल वालों को देंगे? नंबर 1, क्योंकि मोदी साहब ने जून में कानून पास कर दिया पार्लियामेंट, उसमें कैबिनेट में कि 70 साल से देश का कोई भी वर्ग होगा, करोड़पति भी होगा, तो सबको आयुष्मान भारत के तहत उस बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, कहीं भी इलाज कराए। तो इसलिए इन्होंने उसको, हमारे राज्यों में महिला सम्मान का तो 2100 दूंगा, उस 70 के चक्कर में आके इन्होंने 60 बोला है। अब जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने, ये स्थिति केजरीवाल की है। और अब कुछ भी कहे जाए तो वो कहने से, केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, मैंने दिल्ली में ये बढ़िया काम किया इसलिए मुझे वोट दो, ये केजरीवाल कह के वोट क्यों नहीं मांग रहा? नहीं, ऑटो वालों के लिए भी उन्होंने घोषणा की है, उनकी बेटी की शादी घोषणा की है ना। ऑटो वालों को मैंने दिल्ली में 50 जगह स्टैंड बना दिए। ऑटो वालों को मैंने दिल्ली में आयुष्मान भारत के कार्ड दे दिए थे। ऑटो वाले के किसी का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, उसके परिवार को मैंने 4, 2, 1 करोड़ रुपए दिया था, है ना। जैसे वहां ओखला में, यूपी गाजियाबाद में जगह जगह आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों की मौत पर देने पहुंच जाते 1 करोड़ रुपया, वो तो कहीं ऑटो वालों को दिया क्या? आज चुनाव में वो कुछ भी घोषणा करें,
10 साल में क्या दिया ये बताएं उनको। लेकिन विदुर जी, आप तो हर बार यही आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, लेकिन बीजेपी जब चुनाव आता है तो पूरा तूफान केजरीवाल का ही दिखाई देता है। आपको लग रहा है ऐसा? इस बार ही नहीं दिखाई देगा। आप फील्ड में जाकर देखिए अभी आप। वो तो कह रहे हैं कि इनकी घोषणाओं से आपके पेट में दर्द हो गया है। नहीं, बीजेपी वाले बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं। हाँ, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ये स्थिति केजरीवाल की है। हमें क्यों दर्द होगा? देखो, मोदी साहब उससे ज्यादा जनहित के काम, देखो जनधन योजना, गरीब का हक उसके खाते में जाए। राजीव गांधी जी ने 91 में कहा था 15% लोगों को मिलते हैं, 85% रास्ते में। जनधन योजना की आज सबके खाते में। किसान सम्मान निधि 6000 बटन दबाते हैं मोदी साहब, 9 करोड़ लोगों के परिवार में चला जाता है ये पैसा। स्वनिधि योजना 10,000 रेहड़ी पट्टी वालों को साहूकारों से ना लूटना पड़े, 1 साल का बगैर ब्याज का 10,000 का लोन मोदी साहब पिछले 3 साल से दे रहे हैं, ये सरकार दे रही है। गरीब बहनों को गैस कनेक्शन फ्री में मिले, ऐसे 10 करोड़ 43 लाख बहनों को उनके ये गैस कनेक्शन देने का काम मोदी साहब ने मुफ्त में किया है गरीबों। 4 करोड़ परिवार 1.5 करोड़ शहरों में और 2.5 करोड़ के करीब गांव में, रूरल बेल्ट में गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाकर किचन और पानी की टूटी उसके बाथरूम में किचन में देने का काम पक्के मकान मोदी साहब ने गरीबों के लिए किया है, जो बीपीएल के रहने वाले लोग हैं। तो केजरीवाल मोदी जी की बराबरी कहां करेगा? बहनों के गर्भावस्था के टाइम में 6,000 रुपए उसकी डाइट के रूप में मिले उन बहनों को। ये बहनों के लिए जो काम गरीबों की बहनों के लिए किया, ये मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में दे रही है। केजरीवाल ने क्या दिया दिल्ली में गरीबों के लिए बताएं। तो हमारे पेट में तो दर्द तब होगा कि हम तो दे नहीं रहे, हम तो गरीबों के सशक्तिकरण के लिए कुछ कर नहीं रहे और केजरीवाल साहब कर रहे हैं। तो केजरीवाल साहब के पहले से ही मोदी साहब 2014 से, ये मैंने चंद 4 या 5 ही आपको योजना गिनवाई है मोदी साहब की। मुद्रा बैंक 50,000 से लेकर और 10 लाख तक के 3 लोन हैं, बगैर गारंटी के, बगैर किसी के बैंक से मुद्रा बैंक पे लोन दे रहे हैं। केजरीवाल तो ये कहते हैं जैसे बीजेपी वाले, केजरीवाल कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ, मैंने पहले भी करके दिखाया है, मैंने आपकी बिजली पानी फ्री किया था, मैं अब भी करके दिखाऊंगा। उसका सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। जादूगर केवल जादूगरी दिखाता, करके कुछ नहीं दिखाता है। वो केवल 500 के नोट को 1000 का बनाता है, लेकिन बना के किसी को नहीं देता है। जादूगर जो जादूगरी करके बच्चे के हाथ को साफ करके दिखा देगा, बाद में हाथ जोड़ने का काम, ये जादूगरी कर सकता है वो, लेकिन देता किसी को कुछ भी नहीं है जादूगर। जब जादूगर रोड पर बैठ के जादूगरी दिखाते हैं ना, तो लोग आते हैं, उसकी जादूगरी देखते हैं, एकदम चले जाते हैं। जब उसका सीन खत्म होता है, वो जादूगर अकेला खड़ा रह जाता है। ये केजरीवाल के साथ होगा। उसका जवाब आपने दे दिया, केजरीवाल ने जादूगर बताया ना, तो जादूगर का ये काम है। ठीक है, एक अहम सवाल रमेश जी इस बार दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ ये भी है, एआईएम जो है वो आ गई है इस बार सीन में, और ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी हैं, उनको टिकट देने की बात हो रही है। शाहरुख पठान एक और जो दंगे के आरोपी है, वो तो घोषणा भी कर दी उन लोगों ने, और घोषणा भी हो गई है कि वो वहां से उम्मीदवारी देंगे। इशरत जहां का भी नाम आ रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दिल्ली चुनाव में इनका? ये तो दिल्ली वालों को सोचना चाहिए। और लोकतंत्र में जो जब तक सजा याफ्ता नहीं है और भारत का नागरिक है, सबको अपना चुनाव में लड़ने का, सब पार्टियों को टिकट देने का अधिकार है। वो देशवासियों ने तय करना है कि हमने चुनना क्या है। पक्षी के लिए अगर सड़क पर दाने डाले जाते हैं तो मिट्टी में छिनमऊ डाले जाते हैं। वो पक्षी को क्या चाहिए वो उसको चुन लेता है। तो ये तो दिल्ली के और देश के हित के लिए वोटर को तय करना है कि अब हमने दंगाइयों को चुनना है, देश विरोधी ताकतों को चुनना है, या देश के प्रति या लोगों के लिए, मानवता के लिए श्राप और अभिशाप होने वाली स्थितियों को चुनना है, या लोगों के कल्याण के लिए चुनना है। तो देश, ये तो दिल्ली वासियों ने तय करना है। लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है कि एमआईएम आ गया है तो बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि कुछ इलाके जो है वो एक मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पर जो एमआईएम है वो अपने उम्मीदवारों को उतार रहा है, और वो तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे सीधा। इसका मतलब अपोजिशन को भारत के बहुसंख्यक समाज पर भरोसा नहीं है, केवल वो अल्पसंख्यक समाज के आधार पर ही चुनाव जीतना चाहता है विपक्ष। और अगर वो अपनी गिरबान में झांके, वो कांग्रेस कहीं लड़ती है तो कहते बीजेपी की बी टीम है, और अभी लोकसभा के चुनाव में बलगैया डालकर सब इकट्ठे होकर लड़ रही थी। तो कौन ए टीम है, कौन बी टीम है? क्या लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है? क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? ये सब दिखाई दे रहा है लोगों को जी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप लोग हार ना जाएं, इस वजह से उनके वोट ही कटवाने लग गए अब। देखो, और एक एक विधानसभा से हजारों वोट कटवा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रूफ दिए हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट कैसे बनाए जा रहे हैं। एक घर में 62 वोट एक ही विशेष समुदाय के वोट हैं, और किसके पे? हिंदू परिवार के एड्रेस पर बना रखे। तो प्रियंका ने भी एक अच्छी स्टोरी की थी इस पर। ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है। पीएम, एसडीएम, एआरओ, मैंने कहा एक एआरओ से,
मैंने कहा चुनाव के बाद इसकी जांच की जाएगी कि किस बीएलए के साइन है इस घर में वोट बनाने की। हमारा ही पार्टी का शक्ति केंद्र प्रमुख है, झुग्गी में रहता, उसके एड्रेस पे 5 वोट बनी हुई, 8/8 की झुग्गी है, 5 वोट बनी हुई है मुसलमानों की। पर जहाँ का आप एग्जांपल दे रहे हैं, आप तेरखंड गांव की बात कर रहे हैं, सहीराम पहलवान का जो गांव है, हाँ। जहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक घर में 62 वोट बने हैं, आप निरंजन बिजूड़ी की ही बात कर रहे हैं। तो निरंजन बिजूड़ी तो ये कह रहे हैं कि उनको तो ये जानकारी मिली है कि पिछली बार इन लोगों ने वोट भी दिया है। पता ही नहीं लगा ना उनको। इस बार ही भारतीय जनता पार्टी ने अब जब वोट की चेकिंग की है, वोट की जांच करने में हमारे कार्यकर्ता ने देखा कि तुम्हारे एड्रेस पे तो इतनी वोट बन रही है, तब उसको पता लगा है। और हो सकता है इन लोगों ने, और ये सहीराम की बात नहीं है, मैं नवजीवन कैंप की बात कर रहा हूं जो गोविंदपुरी में है, नेहरू कैंप की बात कर रहा हूं, वहां पर बनी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गया, क्योंकि सिस्टम ईआरओ, वो क्या केजरीवाल जी की क्या स्थिति है, वो पहले से ही पहले उनको मालूम है इस फंदे में फंसने वाला हूं, तो पहले से पहले बोल देगा, मीडिया उसको पकड़ती है, मोटे पैसे देता है, ऐड देता है, पहले से पहले बोल देगा मुझे मेरे गले में फंदा डालने वाले हैं। और जैसे ही गरीब लोग, अरे केजरीवाल ने तो पहले ही बोला था, देखो ये तो डाल ही रहे हैं बेचारे के गले में फंदा। गिरफ्तारी के समय तो बोला ही है, कह रहे हैं आतिशी को गिरफ्तार करने वाले हैं। हाँ, तो अब ये तो केजरीवाल कह रहा तो क्यों कह रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं गिरफ्तार होने वाली है, क्यों कह रहे हैं फिर वो? इसका मतलब आतिशी ने कहीं गलत किया है। अगर मेरा बच्चा, परिवार का सदस्य है, मेरा कोई रिश्तेदार कहीं क्राइम करके आता है और वो छुपने की बात कर रहा है और छुप रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है और मालूम है पुलिस को गिरफ्तार करेगी, और वो रिश्तेदार कहने लगे कि देखो पुलिस इसको 10 दिन बाद गिरफ्तार, उसको मालूम है उसने देख लिया चोरी करके आया, गिरफ्तार हो गई होगा, इसलिए पहले ही बोल दे। तो ये केजरीवाल करता है। तो ऐसा तो नहीं, केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को जानबूझकर आप काट रहे हैं क्योंकि वो तो आपको मिलने नहीं है, कहीं ना कहीं एक डर है हर का। नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम वोट हमें अधिकतम नहीं मिलता है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट हमें बिल्कुल ही नहीं मिलता है। 2 से 4% मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो भाजपा को वोट डालता है। जो पाकिस्तान के और उसके साये में जीना चाहता है, बांग्लादेश के में, वो तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ऐसे वोटर हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साये में जी रहे हैं। बहुत, ये तो तुम ही देखा ना करो कभी, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो, कोई मैच हो, पटाखे कहां चल रही तो देख लो, वहां पाकिस्तान के शागिर्द बैठे हुए, वो पाकिस्तान तो दिल्ली में उसका असर देखने को मिलेगा दिल्ली इलेक्शन में? स्वाभाविक है, मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। इसका जवाब दिल्ली के बहुसंख्यक समाज को देना भी चाहिए, उनको देखना चाहिए, ये चेक करना चाहिए रॉकेट कहां से दागे जाते हैं, उनका जवाब देना चाहिए लोगों को। ये तो इसी डर की वजह से कि ओवैसी साहब की एंट्री इसी वजह से तो नहीं कराई जा रही है दिल्ली इलेक्शन में? हम ओवैसी की एंट्री क्यों कराएंगे? हम ओवैसी जी की एंट्री क्यों कराएंगे? हर व्यक्ति को अपने आधार बढ़ाने का, ओवैसी जी को लगता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये मुसलमानों का उपयोग करती है, मुसलमानों का उपयोग करके उनका वोट ले लेती है और उनकी लड़ाई नहीं लड़ती है। वो कहते हैं मैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूं, मुसलमान हक की बात करता हूं, तो मुसलमान मेरे साथ आए। तो ओवैसी जी इसलिए लड़ा रहे होंगे कि मैं अपने हर आदमी अपने धर्म की, अपने जो भी उसका मजहब है उसकी रक्षा के लिए काम करता ही करता है हर आदमी। लेकिन मजहब के नाम पर तो आतिशी ने बड़ा हमला बोला है कि मुसलमानों को तो छोड़ो, आप तो हिंदू और बौद्धों के तीर्थ स्थल मंदिरों को भी तोड़ना चाह रहे हो, मंदिर मस्जिद तोड़वा रही है बीजेपी। मतलब उनको पर भी आप आतिशी अपने गुरु से पूछे कि भगवान श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हुआ था तो गुरुजी ने बोला था मेरी नानी कहती है बेटा मेरा राम किसी तोड़ी मस्जिद में नहीं बैठ सकता। इसका मतलब केजरीवाल साहब करा रहे थे मंदिर में नहीं बनना चाहिए, उनकी नानी ने भी कहा। अब नानी जिंदा है नहीं है वो तो केजरीवाल बताएगा, लेकिन राम जी के भक्त हनुमान जी के चक्कर लगा रहे हैं तो ठीक है ना जी। हनुमान जी के कट्टर ये चुनावी हिंदू हैं, ये अवसरवादी लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। ये देखो जो अपने 2 बच्चों की कसम खा सकता है कि मैं कांग्रेस भ्रष्ट है ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। केजरीवाल साहब की कुछ मजबूरी भी है। जो फोर्ड फाउंडेशन से मैगेसे से अवार्ड लिया हुआ है वो यूनुस खान को भी बांग्लादेश में मैगेसे से उन्होंने दिया है। और बांग्लादेश की स्थिति क्या है, जो ये गुरुद्वारे, अमेरिका में गुरुद्वारे से $1.6 मिलियन केजरीवाल पैसा लेकर आया है, खालिस्तान का मैं समर्थन करूंगा। मुझे तो लगता है कि मार्लेनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भी फोर्ड फाउंडेशन का और खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है, क्योंकि मार्लेना जी के पिता और मां उन्होंने अफजल गुरु की फांसी की याचिका राष्ट्रपति को दोनों ने दी, मार्लेना जी की। यानी केजरीवाल की और आतंकियों की सांठगांठ है। बिल्कुल, उनकी सांठगांठ नहीं हो सकता है उसको नौक पे कहा हो मिस्टर, ही शुड बी चीफ मिनिस्टर, शी शुड बी चीफ मिनिस्टर। अब मार्लेना होनी चाहिए क्योंकि हमारी तो अफजल गुरु की फांसी को बचाने का काम तू नहीं कर पाया, तू तो हमारे माल को लेकर खा गया। ये तो आतिशी के माँ बाप कर रहे हैं और आतिशी की ही मम्मी ने
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कहीं भी जो उनकी शोक सभा हुई थी उसका आयोजन आतिशी मार्लिना की मम्मी ने किया था। और आतिशी 6 महीने पहले विदेश में डेलीगेशन में जाती है भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाहर जाकर कहती है कि भारत में 25 करोड़ लोग आज भी भूखे सोते हैं। तो आतिशी जी को पता नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त में अनाज देश में दे रहे हैं, को भूखा ना सोए, जिसमें 80 लाख लोग दिल्ली में भी उसका लाभ उठा रहे हैं, 80 लाख गरीब। और वो विदेश में जाकर ये भाषा बोल रही है। भारत को राहुल गांधी की तर्ज पर कंपटीशन लगा हुआ है कि भारत को विदेशों के सामने नीचा दिखाने का काम राहुल ज्यादा करेगा या केजरीवाल गैंग ज्यादा करेगा। ये कंपटीशन है आपस में दोनों का, सिर्फ उन विदेशी लोगों की मदद और एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय की वोट लेने के लिए ये सब प्रपंच रचते हैं आपस में कंपटीशन में दोनों के दोनों। आप लोग को तो चाहिए ही नहीं वोट? नहीं, हमें चाहिए। हमें क्यों नहीं चाहिए? मुस्लिम समुदाय का हम सबका चाहिए। भारत के 140 करोड़ लोग, सबका वोट चाहिए, हमें सबको वोट चाहिए। लेकिन हम भारत के रक्षा के, भारत के सम्मान के और भारत की बहुसंख्यक समाज के उसके सम्मान के समझौते के साथ वोट नहीं लेना चाहते। हम इसलिए सत्ता में नहीं रहना चाहते कि इनकी वोट लेकर सत्ता में आ जाएं और भारत की अस्मिता पर प्रहार करने वाले लोग फले फूले। ऐसे लोगों की जो भारत की अस्मिता पर प्रहार करने के विचार भी बन में रखते हैं, उनकी वोट नहीं चाहिए हमें। लेकिन वो तो अब सीधे सीधे आपके जो मेंटोर हैं संघ वाले, उनको ही चिट्ठी लिख दी है, भागवत जी को चिट्ठी लिख दी है केजरीवाल ने कि जो आप लोग वादा करते हो वो कर नहीं रहे हो, मतलब पूरा नहीं करते हो, और जिस तरह के आप काम कर रहे हो। चिट्ठी लिखना सबका अधिकार है। आप और प्रियंका जी भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिखो। चिट्ठी लिखने में क्या है? चिट्ठी कोई किसी को लिख सकता है। केजरीवाल जी का क्या है कि वो सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, उनको खुद पता नहीं होता, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा। वो फंस गया उन संगठनों में जिनसे इसने माल लेकर मुख्यमंत्री बनने के लिए सपने उनको दिए थे कि मैं भारत को भी तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा, जैसे बांग्लादेश को यूनुस खान ने सौंप दिया। तो ये गारंटी लेकर केजरीवाल जी आए हैं। अब वो गारंटी पूरी कर नहीं पा रहे, भारत के लोग करने नहीं दे रहे हैं। उनकी समस्या है केजरीवाल की, वो फंस रहे हैं, फंस के सब प्रपंच रच रहे हैं। और एक अपना एक लिमिट से ज्यादा, सीमा से ज्यादा उन्होंने एक राजनीति के स्तर के साथ साथ अपने भी स्तर को गिरा लिया केजरीवाल जी ने। एक लिमिट से ज्यादा स्तर गिरा लिया केजरीवाल जी ने अपना। आज तो किसानों को लेकर भी टारगेट किया आप पर कि जो किसानों से वादे किए वो भी पूरा नहीं कर रही मोदी सरकार। पूरे देश का किसान जानता है, पूरा देश तो कह रहे हैं कि पूरा किसान परेशान है आप लोगों से। अगर पूरा किसान परेशान होता तो महाराष्ट्र में इतनी मेजोरिटी के साथ में भाजपा कैसे जीती? लेकिन आज तो पंजाब में किसान बैठे हुए हैं। पूरा किसान अगर परेशान, राजस्थान में भाजपा क्यों आती? वो कह रहे हैं कि किसान को अगर कुछ हो गया, जो पंजाब में जो किसान धरने पर बैठे हैं, तो उसकी जिम्मेदार आप लोग। हरियाणा में किसान रहता है ना, हरियाणा के बॉर्डर पे, तो भाजपा हरियाणा में कैसे आ गई? किसान केवल पंजाब में नहीं रहता। पंजाब में कुछ खालिस्तानी समर्थक, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग किसानों की आड़ में अपना खेल खेलना चाहते हैं। किसानों की आड़ में ना पंजाब का किसान विरोधी है मोदी जी का, ना देश का। देखो किसान मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, उड़ीसा, कहां नहीं किसान है, बंगाल में है, सॉरी उसमें कर्नाटका में किसान है। कर्नाटक में आप हारे, बंगाल में आप जीते नहीं, पंजाब में आप हारे, ये किसान साथ नहीं दे रहे हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, कर्नाटक में हारने का कारण केवल एक ही था, वो जो लोग झांसी में आ गए वो दर की ठोकरें खा रहे हैं गारंटी में। ठीक है ना जी, वही गारंटी यहाँ पर है। तो वो नहीं, वही गारंटी नहीं दी जा रही, पंजाब में गारंटी नहीं दी जा रही। वही गारंटी पूरी नहीं हो रही, यहाँ क्या करेंगे? पर वो ये सब तो देखिए पॉलिटिक्स है हमेशा, ये सब तो चलता रहता है। ये आप लोगों ने तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बीवी की ही वोट कटवाने की भी एप्लीकेशन दे दी है, बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, किसी को तो छोड़ो, चलो आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों के नाम पे कटवा रहे हो। मैंने कहा ना, इन्होंने अपना स्तर इतने नीचे तक गिरा लिया, इनको मालूम है इनका सबका अंत जेल है, ये फंस चुके हैं। तो ये बीवी को भी आगे करेंगे, बच्चों को भी आगे करेंगे। वो किस आधार पर? देखो, ये जब केजरीवाल अपने मुंह पर खुद तमाचे लगवा सकता है स्टंट करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, तो संजय सिंह अपनी बीवी की वोट कटवाने के लिए किसी को कहकर फार्म नहीं भरवा सकता। ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इनका कोई, देखो, जिसने सिनेमा हॉल पर टिकट ब्लैक की हो, है ना, और ऐसा रोजी रोटी कमा के काम किया हो, उससे आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे? क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपने? जो प्रवृत्ति है ना, वो कभी जाती नहीं है। आप कह संजय सिंह की प्रवृत्ति जा नहीं रही, सांसद बनने के बाद भी, नेता बनने के बाद भी प्रवृत्ति। हम तो देखो संजय सिंह की हम, कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा रही। ये जो मेरी बीवी का टिकट काटना, अरे नहीं, आज तो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी भाषा का उपयोग पीएम साहब के लिए करते हैं, कैसी भाषा का उपयोग करते हैं? क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? लेकिन हम मर्यादित भाषा में देश की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए इन सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन अगर ऐसी भाषा का वो उपयोग करेंगे और आमने सामने होंगे तो जवाब भी देंगे, उसी भाषा में देंगे।
अच्छा, जैसे पार्लियामेंट में दिया है। मतलब दबंग रमेश विदुड़ी फिर से दिखाई नहीं, दे दबंग की बात नहीं है, दबंग की बात नहीं। देखो, अगर इस प्रकार की पद्धति में काम करने वाले लोगों को रोकने का कोई प्रयास नहीं करेगा तो अराजकता फैल जाएगी, जंगल राज हो जाएगा। किसी को तो आगे आने पड़ेगा ना ऐसे लोगों को रोकने के लिए। तो आप वो विष पिएंगे? नहीं, मैं क्यों पीऊंगा, मेरा संगठन काम कर रहा है, हमको पीना को हक लग नहीं नहीं रहा है। संगठन काम कर रहा है, बहुत लेट होते जा रहे हो दिल्ली इलेक्शन में आप। एक और चीज, कांग्रेस की बीजेपी लिस्ट ने आज ये भी बताया है कि ना केवल संजय सिंह की पत्नी बल्कि संजय सिंह के भी 2 वोट है दिल्ली में। एक बताया तिलक नगर में है, एक नई दिल्ली विधानसभा में है। तो आज भी ये दस्तावेज आप लोगों के सामने, आप लोगों की पार्टी ने लोगों के सामने रखे कि ना केवल पत्नी बल्कि प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई ना, प्रवृत्ति है ना। तो इसका मतलब ही शुड बी रिजाइन फ्रॉम राज्यसभा, या उसको उसकी राज्यसभा सदस्य खत्म करने चाहिए इस आधार के ऊपर। क्योंकि एफिडेविट में जानकारी ये दी हुई है, तो हलफनामे में गलत जानकारी, ये बीजेपी उसकी सदस्यता खत्म होनी तो चाहिए। चुनाव आयोग जाना चाहिए आप लोगों को? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, अगर मुझे तो आपसे जानकारी मिल रही है, बिल्कुल जाएंगे, पार्टी से बात करेंगे, जाएंगे बिल्कुल, निश्चित रूप से उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार के, देखो एक कहावत है हमारी बड़ी मोटी से, बड़ी बहू ने काढ़ी कार उतर गई पारंपार। जब सांसद पार्लियामेंट में होते हुए इतनी नीचता की हरकतें करेंगे, इतने असंवैधानिक काम करेंगे, तो बाकी जनता उनसे क्या संदेश लेगी? इसका क्या मतलब? बड़ी बहू ने क्या बोला? काढ़ी कार हम्म। उतर गई पार। जो बड़ी बहू करेगी बाकी के संस्कार मिलेंगे, छोटी बहू वही करेगी देखते हुए। अच्छा, घर के संस्कार मतलब नीचे तक जाते वो ही कुछ ही करेंगे, बड़ी को देखकर करते हैं ना लोग। बड़ी बहू जैसे आएगी तो छोटी जो आएगी वो उसी अनुसार करेगी। हैं। विदुड़ी जी कहीं ऐसा ना हो, मैं वही सवाल कर रहा था कि मामला बिल्कुल ही नौका पार हो ही ना, आपके बीच में ही डूब जाए, क्योंकि कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी, आम आदमी पार्टी ने तो पूरी कर दी, घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है उन्होंने, तो जो उनका हाई है पूरा हाई हो चुका है पूरा। मैं आपको पहले मैं बता दूं, और आप कहीं नहीं है, क्लियर कर दूं, आई एम सॉरी। हमारे यहाँ पार्टी संगठन कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिले में, मंडल में, लिस्ट चेक होना, कॉर्नर मीटिंग होना, घरों में मिलना जुलना, ये बीजेपी का दिल्ली में चल रहा है। हमारे संगठन चुनाव लड़ता है, हमारे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है। संगठन अपना काम कर रहा है, नीचे हो रहा है, कैंडिडेट होंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में बड़ा अभी तक असमंजस है, किसके लिए काम करें, कौन नेता, कौन विधानसभा लड़ेगा। 4 लोग कई बार तो चेहरा भी मायने रखता है। 4 लोग दावेदार हैं, चारों जगह जाके बीजेपी की प्रचार कर रहे हैं ना, चाहे इस कार्यकर्ता के साथ हो चाहे उस लेकिन जब किसी एक को टिकट मिलेगी लास्ट टाइम पे, तो वो तीनों बाकी के तो ज्यादातर यही होता है ना, वो 3 जा सकते जड़ें हैं, खोदने में लगे लेकिन रहते जो जमीन पर रहने वाला बीजेपी का आइडियोलॉजी को पसंद करने वाला व्यक्ति है वो जाने वाला नहीं है। जिसको जाकर एक बार बताया केजरीवाल चोर है, उसको दोबारा जाकर ये थोड़ी कहोगे नहीं केजरीवाल ईमानदार आदमी, इसको वोट दे दो आप। तो सर दिल्ली चुनाव कई बार ऐसा होता है, पाला बदल के पार्टी बदलते थे, फिर वो भगवान भी बताएंगे जिसको चोर वो बताएंगे। नेता करते हैं, जनता नहीं करती। अच्छा, नेता करते हैं वो लोग, जनता, नेता अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है, पब्लिक नहीं करती। ठीक है। तो आखिरी सवाल यही आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी सीट इस बार? 45 से 50 के बीच में बीजेपी की सीट मेरे अनुसार आनी चाहिए, 52 तक भी जा सकती है। अगर इतने जाएंगी तो क्या फिर राज्याभिषेक जो हमारे सामने बैठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। I'm sorry। इतने नहीं, हमारे यहाँ देखो, बीजेपी में विधायकों की राव लेने के बाद पार्टी नेतृत्व लंबी सोच के साथ कि संगठन के हित में किस व्यक्ति के यहाँ आने से कितना लाभ हो सकता है। जैसे पीएम हमारे नेता हैं, तो पीएम को, आई एम सॉरी, पीएम को मैं माइनस अगर कोई करने की सोच ले बीजेपी में, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली होगी? यही तो मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि आप तो विधानसभा 3 बार जीते, लोकसभा 2 बार जीते, तो आपको अगर डाउन करके किसी और को बनाएंगे तो क्या स्थिति होगी? हो सकता है आपके नाम पर बहुत सारी चीजें। हर्षवर्धन जी 4 बार जीते, मैं तो 3 बार जीता हूँ। नहीं, इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मैं कौन सा लड़ रहा हूँ क्या? आप तो लड़ रहे हैं। ये तो तैयारियां शुरू हो गई। तो ना मुझे मेरी पता ना उनकी पता। नहीं, अगर संगठन आदेश करेगा तो? है जी, संगठन आदेश करेगा तो मैंने कहा क्या? हाँ, विदुड़ी जी सीएम पद की शपथ लीजिए। अगर भी संगठन का जिम्मेवारियां- जो फोन आपके पास पहले आया था ना लोकसभा चुनाव के दौरान कि इस बार चुनाव नहीं लड़ा रहे, उन्हीं का फोन आ जाए कि हाँ साहब आप ही को शपथ लेनी है। मैंने कहा ना, समिति से काम से लेकर और ऊपर तक के काम को लेकर वो संगठन तय करता है। वही मैं कह रहा हूं ना, अगर वो संगठन तय करे तो फिर विदुड़ी जी का रिएक्शन क्या होगा? जिम्मेदारी स्वीकार की जाएगी? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया ना, समय और हालात के ऊपर परिस्थितियां काबिज होती हैं। समय कौन सा है और सामने से क्या सवाल आ रहा है, उसका क्या जवाब, वो तभी आप तय कर सकते हैं। जो बीरबल ने कहा ना अकबर को कि हथियार समय पर काम आ जाए। चलिए, हथियार समय पर काम आएगा या नहीं आएगा ये तो आने वाली रणनीति और दिल्ली की जनता तय करेगी। और इस पॉडकास्ट में खास फिलहाल इतना ही, आगे भी हमारे पॉडकास्ट जारी रहेंगे।